आपने कितना आयुर्वेदा पढ़ा है? आयुर्वेदा आप लोगों के अनुसार वो है जो आपने गूगल पे पढ़ा है। कुछ मेरे मुस्लिम भाई जरूर कहते हैं कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, आयत में ऐसा लिखा हुआ है। आयत में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे बहुत सारे उलेमाओं से इसके बारे में बात हुई है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, कबूतर का मांस मैं खाता नहीं हूँ, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है। और ये बड़ी जनरल परिपाटी है कि अपना वेट लूज करने के लिए गर्म पानी में शहद घोल के पीना है। हाँ। है ना? आयुर्वेदा में साफ कहा गया है, मधु च उष्णा मूषनार तस्य च मधु मरनाए। ये वो मीम नहीं है, बाप रे तो धोती खोल रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा है। हमने हमें जो पता था आप उल्टा ही बता रहे हैं उसका। हाँ, तो ये उल्टा नहीं है, मैं बिल्कुल शास्त्र सम्मत बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शहद यदि जम रहा है तो वो नकली है। नहीं भैया, जमने ना जमने से कोई मतलब नहीं होता। ये मैंने धोती खोल दी, नकली शहद ऐसे बनता है, तो आप किसी नोट पे कॉर्न सिरप रख दीजिए, नीचे से आग लगा दीजिए, जलेगा ही नहीं। वो कहाँ गए सारे के सारे टेस्ट? फिर धोती खुल गई। फिर धोती खुल गई कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते और हम रोजमर्रा की जिंदगी में खूब करते हैं। जैसे कि दही के साथ गरम गरम परोठा खा लिया। ये तो बड़ा फेमस है, लोग तो खाते हैं दही के है ना? साथ। आप सोचेंगे अरे मैं तो जामुन खाता हूँ, मुझे क्या होगा, शास्त्रों में तो लिखा हुआ है जामुन खाने के लिए। तो जामुन आप कितनी भी खा लीजिए, वो वाली जामुन कुछ भी फायदा नहीं करेगी। मैं ये कहता हूँ कि आज के टाइम में अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, दैट इज़ वेरी इजी टू कंट्रोल। मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि विटिलिगो को कितना भी पुराना हो हम उसको ठीक कर देंगे, नहीं होगा। दोस्तों वैसे तो आपने मेरे साथ मेरे सामने कई गेस्ट देखे हैं, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन होने वाले हैं, क्योंकि मैं इनको आंवला मैन ऑफ इंडिया कहता हूं। ये ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इन्होंने आंवला से जुड़े इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए ना। जब हम आंवला की बात करते हैं, अक्सर बच्चे हो ना, उनको जब टेस्ट करते हैं उनको पसंद नहीं आता, वो अवॉइड करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बना दिए कि बच्चे बड़े प्यार से खाते हैं। आंवला को अक्सर आप मीठा बोलते हो, शुगर वाला बोलते हो, लेकिन इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसको शुगर पेशेंट भी एंजॉय कर सकते हैं। सो इंट्रोड्यूसिंग टू यू डॉक्टर निशांत गुप्ता। हाय सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए कैसे? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। सर छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सर, ये आंवला से जुड़ा आपका प्यार इतना कैसे, मतलब आपने कैसे सोचा कि इससे जुड़े इतने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, यानी आंवला पे इतना प्यार क्यों? आंवला पे इतना प्यार इसलिए कि आंवला को शास्त्रों में अमृत फल की संज्ञा दी हुई है, और जिस फल को अमृत फल कहा गया है, विटामिन सी इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। एक ऐसा फल है कि जिसको आप राख बना लीजिए, उबाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, विटामिन सी का उसमें जो सोर्स है वो उतना ही रहेगा जो रॉ फॉर्म में रहता है। और इसके अलावा इसके इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे फायदे, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं इसके बारे में कितना व्याख्यान करूं उतना कम है, पूरा का पूरा दिन बीत जाएगा, पर आंवला का व्याख्यान के बारे में टाइम नहीं बीतेगा कि बताते हुए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो आंवला प्रोडक्ट है या जो आंवला है, मेरा इससे प्यार इसी वजह से है कि मैं ये चाहता था कि जिस फल को अमृत फल की संज्ञा शास्त्रों में दी गई है, क्यों ना उस पर काम किया जाए। और मैंने इसी वजह से आंवला को लेके राग खांडव एक प्रोडक्ट होता है जिसको शास्त्रों में बोला जाता है सुवासित आंवला, हमने उसको नाम दिया है। शॉर्ट फॉर्म में है उसकी सुआंवला। और उसके अलावा च्यवनप्राश सब लोग जानते हैं, शास्त्रों में च्यवनप्राश, लेकिन च्यवनप्राश का आज के टाइम में बिल्कुल बंटाधार कर दिया गया है। तो मैंने आंवला बेस से जो बनने वाला च्यवनप्राश है उसको भी इस तरह से शास्त्रों के अनुसार फॉर्मुलेट किया गया है। कोशिश की है कि उसको उतनी निकटता तक शास्त्रों के अनुसार लेके जाऊं जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारी जनता को, हमारे लवर्स को, हमारे फॉलोअर्स को, हमारी भारत की जनता को, क्या इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी जनता है उसको फ़ायदा उसका मिल सके। चलिए खैर, इसके बारे में तो बात करते रहेंगे। बीइंग ए फिटनेस कोच मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, इसके इतने सारे फायदे हैं। आपने मुझे भी प्रोडक्ट दिया हुआ, मैंने ट्राई करा, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी ट्राई करा है, उन सभी को बहुत पसंद है। खैर इसके बारे में जैसे आपने कहा टुवर्ड्स द एंड बात करेंगे। फिलहाल ना बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स मेरे मन में और मेरे ऑडियंस के मन में कहीं ना कहीं आयुर्वेदा को लेकर, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत टच करते हैं और मुझे पता है इसके ऊपर आप एक्सपर्टीज रखते हैं, स्पेशली रीनल यानी किडनी और लिवर के क्षेत्र में रखते हैं। सर ये किडनी और लिवर के क्षेत्र में आप किस तरह से काम कर रहे हैं सर? बेसिकली होता क्या है कि जो किडनी और आम भाषा में कह लीजिए यूरिन के पेशेंट्स हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि शुरुआती स्तर में वो धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाती हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज के टाइम में अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, दैट इज़ वेरी इजी टू कंट्रोल।
आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, वेरी इजी टू कंट्रोल। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर स्थितियों में बहुत आसान है इन चीज़ों को कंट्रोल करना, लेकिन किडनी की प्रॉब्लम एक बार किसी को हो जाए तो वो रिवर्स होना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आयुर्वेदा में व्रक कर्मण्यता, व्रक मीन्स गुर्दा, अकर्मण्यता मीन्स निकम्मापन, गुर्दे का निकम्मापन के नाम से पूरा अलग से चैप्टर कह लीजिए या फिर पूरा अलग से विषय कह लीजिए, पूरा अलग से सब्जेक्ट कह लीजिए, इतना वास्ट है कि पढ़ते पढ़ते हमें लगा कि इस पर काम किया जाना चाहिए। हम इसकी और गहराई में उतरे तो उन लोगों के साथ, उन लोगों के लिए हमने काम किया जिनकी किडनी इफेक्टेड होने शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो डायलिसिस पे चली जाती है। तो हम लोग रिवर्सल की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति की बहुत ज़्यादा अभी तक डायलिसिस नहीं हुई है या डायलिसिस पे जाने वाला हो तो उन पेशेंट्स को क्योर करते हैं। और उसके अलावा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जिन लोगों को बहुत तरह के होते हैं, मतलब ये एक इस तरह का सब्जेक्ट है कि एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट है नो डाउट, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि जितना बढ़िया इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में है, आजकल के तो बहुत सारे एलोपैथ के डॉक्टर्स आयुर्वेदा के वो सप्लीमेंट्स यूज़ करने लगे हैं, वो मेडिसिन यूज़ करने लगे हैं जो फैबुलस काम करती हैं एक एलोपैथ के डॉक्टर के लिए भी। तो बस यही ईश्वर ने हमें एक्सपर्टीज इसमें दी, धीरे धीरे काम करते करते इसमें मज़ा आने लगा और हम लोग रीनल पेशेंट्स के लिए काम करने लगे। वैसे तो हम जो क्रॉनिक लेवल के जोड़ों के दर्द वाले पेशेंट्स होते हैं, गाउट के पेशेंट, आर्थराइटिस के पेशेंट्स जो होते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। लीवर सिरोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, लीवर फेलियर जिसको आम भाषा में कहते हैं, उसके लिए काम करते हैं, मोटे तौर पे करते हैं। लेकिन एक एक्सपर्टीज़ एक डॉक्टर की या एक एक्सपर्ट की जो होती है वो कहीं ना कहीं मेरी जो है वो रीनल किडनी के रोगों में और यूरिन जो डिजीज़ेज होती हैं उसमें है। उसी में जो है फिर सेक्सुअल डिजीज़ेस भी कवर हो जाती हैं, क्योंकि संलग्न व्याधियां जो होती हैं इस तरह के पेशेंट को, डायबिटिक भी होते हैं तो डायबिटीज़ में भी अपनी एक्सपर्टीज़ है। तो ये पूरा का पूरा एक एनक्लोज्ड कह सकते हैं कैप्सुलेशन है, एक दूसरे से व्याधियां जुड़ी हुई हैं। हाइपरटेंशन हो गई, शुगर हो गई, रीनल की प्रॉब्लम हो गई या फिर आपको यूरिन की प्रॉब्लम हो गई, तो ये पूरा का पूरा अपना सब्जेक्ट। चलिए, आप आए हैं और आपके पास ना ज्ञान का इतना भंडार है, मैं चाहूंगा मैं सब कुछ निचोड़ के निकाल लूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि डायबिटीज को कैसे हम इन तरीके से सही करें। आप कोलेस्ट्रॉल ले लीजिए, आप टीजी ले लीजिए। आजकल बच्चों को बालों की प्रॉब्लम आ रही है, बचपन में ही उनके बाल सफेद होने लगे हैं, किसी के बाल झड़ने लगे हैं, तो किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि भाई प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जिसको बोलते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें होती है। विटिलिगो की एक इशू होती है, लोग बोलते हैं कि फिश के साथ दूध नहीं लेना चाहिए या फिर दूध के साथ आपको चिकन नहीं लेना चाहिए। कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं कि इसके साथ ये कंबाइन करो तो प्रॉब्लम है, जहर बन जाता है। पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप आयुर्वेदा को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं ना, कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज होंगे कि कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। आज हमारे पास वो इंसान है जिससे हम सब कुछ पता करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो सर, सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग में चल रहा है विटिलिगो को लेकर, सर ये होता क्या है और उसको फूड से लोग क्यों कंबाइन करते हैं कि दूध के साथ अगर आपने फिश खा ली तो आपको विटिलिगो हो जाता है। देखिए, लोग कैसे कंपेयर करते हैं ये बड़ी अच्छी बात है। आयुर्वेद का ज्ञान आजकल जगह जगह बट रहा है, बसों में किताबें बिकती हैं 10 रुपये की, व्यक्ति उससे पढ़ के अपनी बातें कहने लगता है। मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा, अवेयरनेस का वो भी एक पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आयुर्वेदा में ये चल जरूर रहा है कि एक एक्सपर्ट का जो व्यूज़ है उससे इतर जो चीज़ें हैं वो लोगों के मन में आनी शुरू हो जाती हैं। ये विटिलिगो को जो आपने कहा है, आयुर्वेदा में इसके कारण जो बताए गए हैं वो विरुद्धाहार, यानी इस वस्तु के साथ वो वाली वस्तु नहीं खाई जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये पूर्वा कर्म जो आपके होते हैं, जो आपकी, मुझे नहीं पता कि सब लोग इसको मानते हैं कि नहीं मानते, किसी धर्म में माना जाता है, किसी धर्म में नहीं माना जाता, कि जो आपका दूसरा जन्म है, दूसरी योनि में जो आपने जन्म लिया है, तो व्यक्ति के जो मनुष्य योनि है, मनुष्य का जन्म है, वो अगर मैं अध्यात्म के अनुसार बात करूं तो वो बहुत सारी योनियों से गुजरने के बाद, योनियों से मेरा अर्थ है कि बहुत सारे लेवल्स को पार करने के बाद मनुष्य योनि में व्यक्ति आता है। तो ये जो पूर्व कर्म उस व्यक्ति के होते हैं उसका एक कारण होता है जो विटिलिगो होता है। ये तो एक अध्यात्म का कारण हुआ, लेकिन इसको माइन्यूटली यदि मैं बात करूं कि जो व्यक्ति का प्रोडक्शन है इस ब्रह्मांड में वो सेल से होता है। सेल एक समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड ही इसी से बना हुआ है, सेल से। तो कहीं ना कहीं दूषित आहार, दूषित सेल्स के कारण विटिलिगो होता है। और मोटे तौर पे यदि मैं बात करूं तो ग्रंथों में साध्य, याप्य,
कृत साध्य और असाध्य, यानी सुख साध्य हम उसको कहेंगे जो आसानी से दवा खाने के बाद भी चीज़ें आपकी क्योर हो जाती हैं। कृत साध्य, दवा खाते आप रहिए, आहार विहार का पालन करते रहिए, उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से ठीक होती हैं, मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ। और असाध्य यानी ये ठीक होने वाली अब नहीं है। तो आयुर्वेद अनुसार यदि मैं बात करूं, 1 वर्ष पुराना यदि आपको विटिलिगो है तो 80 से 90% केसेस में वो असाध्य श्रेणी में चला जाता है। ये तो एक बात इस वजह से हुई, मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि विटिलिगो कितना भी पुराना हो हम उसको ठीक कर देंगे, नहीं होगा। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो सकती है 1 वर्ष के बाद जाने, लेकिन ऐसा नहीं है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि आज के टाइम में चूंकि रील्स का, वीडियोस का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मैं भी बनाता हूँ, आपने देखा होगा, तो दूध के साथ मछली खाने से विटिलिगो हो जाएगा ऐसा नहीं है। विरुद्धाहार बहुत सारे ऐसे हैं जिसके कारण विटिलिगो होता है। दूध के साथ मछली कितने लोग खाते हैं आज के टाइम में? मैं आपसे पूछूं तो बहुत कम लोग खाते हैं, है ना। सबको ये बात पता है दूध के साथ मछली नहीं खानी चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम ऐसा विरुद्धाहार करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खूब करते हैं। जैसे कि दही के साथ गरम गरम परोठा खा लिया, ये तो बड़ा फेमस है, लोग तो खाते हैं दही के साथ परोठा। आप पंजाब साइड में जाइए, हरियाणा साइड में जाइए तो दही गरम पराठा और दही बड़ा एंजॉय लोग उसको करते हैं। उसके ऊपर मक्खन रखते हैं, उसके ऊपर नमक डाला जाता है। मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये विरुद्धाहार है। आप सफेद मक्खन है उस पर आप नमक डाल रहे हैं, साथ में गरम पराठा और ठंडी दही, ठीक है। अब ठंडी दही को अगर मैं कह रहा हूं, दही की तासीर जो होती है वो ठंडी नहीं होती, दही की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। और मैं कोई भी बात जो है वो बिना रेफरेंस के नहीं बोलता, ठीक है। हम तो गर्मियों में दही छाछ ये सब पीते रहते हैं। गर्मियों में छाछ और दही अलग अलग चीज है। अच्छा, छाछ और दही बिल्कुल अलग अलग चीज है। छाछ अनभिसंधि होता है, दही जो है अभिसंधि होता है। अभिसंधि मीन्स जो स्रोतों में रुकावट पैदा करता है, छाछ जो स्रोतों को खोलता है, ऑब्स्ट्रक्शंस को खोलता है। छाछ आज के आपने देखा होगा मार्केट से हम लोग छाछ ले आते हैं, किसी भी कंपनी का, बड़े शौक से पीते हैं कि हमने छाछ पिया, दैट इज नॉट छाछ। घर में हम लोग थोड़ा सा दही में, सब लोग कहते हैं, आजकल के यूथ्स कहते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाया और आपने उसको मिक्सी में चला लिया और वो आपका छाछ बन गया, दैट इज नॉट छाछ, दैट इज घोल। दही का घोल होता है वो केवल। छाछ वो होता है जिसमें से मक्खन अलग कर लिया गया हो, जैसे हमारी मम्मी, जैसे हमारी दादियाँ पुराने समय में बनाया करती थी, उसको बोलते हैं छाछ। तो चूंकि छाछ और दही की बात बीच में आ गई तो इसलिए मैंने बताया दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, छाछ और दही एक चीज़ नहीं होती। अब मैं फिर से दही पे आ जाऊँ तो दही की तासीर जो है वो गर्म होती है, शास्त्रों के अनुसार भी। आयुर्वेद के अनुसार तो खैर मैं कहूँगा ही। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मैंने इस पर एक रील बनाई हुई थी तो लोग कहने लगे, बहुत बड़े अच्छे अच्छे उसमें कमेंट आए, अरे तुम अब नई बात बताओगे, दही हमने तो ये सुनते आए हैं। जो आप सुनते आए हैं जरूरी नहीं है वो ठीक हो, वो सिर्फ एक किंवदंती होती है जो जगत में जो है इतना गहरे तरीके से अपना प्लेस बना लेती है कि लोग उसको सच मानने लगते हैं। तो इसके मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। फिर भी यदि किसी को अगर देखना है कि दही की तासीर गर्म कहाँ लिखा होता है तो चरक संहिता में तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज में, हालांकि अब तो हिंदी ट्रांसलेटेड चरक संहिता बड़ी इजीली अवेलेबल है। गूगल पे आप देखें तो कहीं दही की तासीर, मैं इसको बड़ी इजीली समझा सकता हूँ। आपने सुना होगा कि बर्फ वाला पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। वो इसीलिए नहीं पीना चाहिए, बर्फ की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। पहली बार में जबान पे आपको रखने में जो उसका फीलिंग आएगी वो शीतल आएगी, ठंडी आएगी, लेकिन जो उसका विपाक होता है यानी मेटाबोलाइज होने के बाद जो वो रस छोड़ता है तो वो गर्म प्रकृति वाले रस छोड़ता है। रस एक मोटे तौर पे कह लीजिए जो स्वाद होने के एंजाइम्स जो वो रिलीज करता है बॉडी के अंदर, तो वो उष्ण प्रकृति वाले करता है। इसी प्रकार दही जो है, ये आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी हुए हैं, द्रवगुण विज्ञान उन्होंने लिखी है। उसमें लगभग दुनिया की जितनी भी, ब्रह्मांड में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनका कैटेगराइजेशन किया हुआ है। केमिकल कॉम्पोजिशंस क्या हैं, क्या उसका पाक है, क्या उसका विपाक है, क्या उसके गुण हैं, क्या उसके धर्म है, क्या ऐसा उसमें स्वाद होता है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब ये आम जनता नहीं समझ पाएगी, लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ। तो ये बात हुई। जैसे तो ये चीज़ भी विटिलिगो क्रिएट करती है व्यक्ति के अंदर। आपने
गर्म पराठों पे धम से मक्खन रखा, नमक उसमें रखा, साथ में आप उसके चाय पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं तो विरुद्ध आहार है। आप उसके साथ में मज़े से जो है चटपटा मूली का अचार खा रहे हैं, कोई सिरके वाली मूली खाता है, कोई कुछ खाता है, विरुद्ध आहार है। तो ये चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम बात करें तो हम इनको पकड़ ही नहीं पाते हैं। जैसे कि आजकल बड़े बड़े टीवी एड्स में आपने देखा होगा, दिखाते हैं कि, और ये बड़ी जनरल परिपाटी है कि अपना वेट लूज करने के लिए गर्म पानी में शहद घोल के पीना है। हाँ। है ना। आयुर्वेद में साफ कहा गया है मधु च उष्णामूष्णार्तस्य च मधुमरनाय, यानी आपकी बॉडी, यदि आप बाहर से चल के आए हैं और आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति तक में आप जो है शहद नहीं ले सकते, वो विष तुल्य है। तो गर्म पानी में शहद डाल के पीना विष तुल्य है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है। अभी मेरी ये बात सुन के बहुत सारे लोग, हो सकता है मेरे मित्र जो है कमेंट कर दे रहे ये बेवकूफ़ है, हम तो 10 साल से करते आ रहे हैं। 10 साल से मेरे मित्र आप इस चीज़ को करते आ रहे हैं, लेकिन आपको 10 साल बाद जब आपको कोई बीमारी होगी तो आप इस बात को पकड़ नहीं पाओगे, कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाएगा कि आप 10 साल से ये करते आ रहे हैं तो इस कारण से आपको ये बीमारी हो गई है। उस समय ना आपके सोचने की सेंसर इतना काम करेंगी, ना आपके डॉक्टर के पास आज के समय में इतना समय है कि वो 10 साल पुरानी आपकी पूरी की पूरी केस हिस्ट्री लेगा। एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो जनरली पूछते नहीं है। आयुर्वेदा के डॉक्टर के चिकित्सक के पास भी आप जाएंगे तो उनके पास भी इतना समय नहीं है ना कि वो आपको देखेंगे कि आप गर्म पानी में शहद डाल के पीते थे या नहीं पीते थे। और इसका दूसरा पहलू एक और है कि जिन लोगों को कोई दिक्कत होती नहीं है तो वो दिक्कत इस वजह से नहीं होती है, वैसा शहद अब मिलता कहाँ है, उतना असली शहद मिलता कहाँ है जो आपको दिक्कत क्रिएट करेगा, है ना। तीसरी बात, एक परिपाटी है कि असली शहद जमता नहीं है। तो दोस्तों सबको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है, कि असली शहद जमता है। शास्त्रों में ऐसा कहीं भी व्याख्यान नहीं है कि शहद जो है जमता नहीं है, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, पानी का 14, 15, 16, 17% उसमें कंटेंट होता है। मधुमक्खी ने मकरंद चूसा फूलों से, तो पानी का कंटेंट ही तो चूसा ना, उससे उसने शहद बनाया, तो पानी जमेगा। ये वो मीम नहीं है, बाप रे तो धोती खोल रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा है। हमें जो पता था आप उल्टा ही बता रहे हैं उसका। हाँ, तो ये उल्टा नहीं है, मैं बिल्कुल शास्त्र सम्मत बता रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल सिद्धांत के साथ बता रहा हूँ, टेक्निकल एस्पेक्ट इस वजह से बता रहा हूँ कि उसमें शहद में पानी तो होगा ना, 15, 16, 17% तो वो जमेगा। जैसे ये डिपेंड करता है कौन सा शहद ज़्यादा जमता है और कौन सा शहद कम जमता है। तो जैसे कि मस्टर्ड यदि शहद है आपके पास तो मस्टर्ड शहद ऐसा जम जाता है जैसे बिल्कुल बर्फ़ जम जाता है। इस पे बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो शहद का जमने और ना जमने से कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शहद यदि जम रहा है तो वो नकली है। नहीं भैया, जमने ना जमने से कोई मतलब नहीं होता। यदि आप उसका एक टेस्ट करना चाहते हैं घर में तो बस एक बात समझ लीजिए, जहाँ से भी आप शहद लाए हैं जैसा आपको मिल रहा है, आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए कि 100% काम नहीं करेगा तो 50% तो करेगा, 30% तो करेगा। बाकी असली शहद की जो पहचान है वो एक अच्छे अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सक को ही हो सकती है, या फिर जो इस सेगमेंट के एक्सपर्ट हैं वो इसकी देख कर, सूंघ कर, खा कर परख कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं आँखों में यदि आप डाल लेंगे तो जलन लगेगी, आप उसमें सौंठ का, अदरक का एक्सट्रैक्ट लगा दीजिए तो आंखों में डाल के जलन करेगा। ये मैंने धोती खोल दी, नकली शहद ऐसे बनता है। आप यदि कहते हैं कि उसको कागज़ पे रख लीजिए और नोट पे रख लीजिए, ऊपर से उस पर शहद डालिए, नीचे से जलाइए तो जलेगा नहीं। आप उसमें कॉर्न सिरप मिला दीजिए, कागज़ जलेगा नहीं। अब मार्केट में 40-50 रुपये वाला जो संतरे की टॉफ़ी जो हम आप लोग खाया करते थे बचपन से, वो कॉर्न सिरप की बनती है। तो आप किसी नोट पे कॉर्न सिरप रख दीजिए, नीचे से आग लगा दीजिए, जलेगा ही नहीं। वो कहाँ गए सारे के सारे टेस्ट? फिर धोती खुल गई। तो ये शायद जो नकली मार्केट में आ रहा है, चीनी उसमें लगती ही नहीं है। आजकल तो FSSAI का मानक है, उन्होंने भी कह दिया है कि भैया 20 से 30%, माफ़ कीजिएगा मैं FSSAI की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जो मार्केट में शहद आता है, जितनी मधुमक्खियाँ नहीं है उनके वजन से ज़्यादा तो मार्केट में शहद आ रहा है। हाँ। वही देशी घी का हाल है। आता कहाँ से है, पूर्ति कहाँ से होती है? तो चलिए खैर,
ये तो एक विषय था जो कहीं से कहीं पहुंच गया। ये तो ट्रेलर है, हाँ, अभी तो क्या बोलते हैं, पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी है। इस पे विरुद्ध आहार के बारे में बात कर रहे थे और हमें समझ आया कि काफी सारे आहार ऐसे हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए और हम साथ में कंबाइन करके खा रहे हैं। विरुद्ध आहार के बारे में चलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जैसे कि वेजिटेबल रायता बड़े सारे लोगों की पसंद है। हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो टक 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 हम मेन्यू में देखेंगे, भैया एक काम करो, एक तो मटर पनीर ले आओ, एक दाल मखनी ले आओ, पाइनएप्पल रायता और आपका ये खीरे वाला रायता। तो दही और खीरा विरुद्ध आहार है। किसको ध्यान जाता है? पाइनएप्पल और दही विरुद्ध आहार है। ये तो हम खुद खाते हैं बहुत ज्यादा। तो एक आयुर्वेद वाला व्यक्ति सटीकता से बता सकता है। तो आयुर्वेद वो नहीं है जो आजकल बसों में बट रहा है 10 रुपए की किताब में। ये जो व्यक्ति कहता है अबे तू गूगल पे देख ले, मुझे लोग ऐसा लिख देते हैं अबे तू गूगल पे देख ले, अरे आपको पता नहीं, अरे तुम कितने पढ़े हुए हो। अरे भैया, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी उसमें गुजार दी हो, 20 जब से पैदा हुआ हो तब से आयुर्वेद में वो जी रहा हो, क्या उसको नहीं पता होगा? मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ अपनी प्यारी ऑडियंस की, लेकिन फिर भी मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट जो आपको बताता है वो कम से कम, मैं, आपने मेरी रील्स में देखा होगा, मैं जो भी बताता हूँ मिथ्स एंड फैक्ट्स में मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। तो मैं शास्त्रों के अनुसार बताता हूँ, वैलिडेटेड बताता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि फला किताब में, फला पुस्तक में, फला ग्रंथ में, उस चैप्टर में, उस पेज नंबर पे वो वाला श्लोक है, जाके पढ़ लीजिए। मेरा मानना है कि अगर गूगल से ही सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो हर एक इंसान हर फील्ड में एक्सपर्ट होता। फिर एक्सपर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि ना सभी एक्सपर्ट है फिर। ठीक है सर, विरुद्ध आहार हम फिर से थोड़ा सा टच कर रहे हैं। एक आम आदमी के मन से ये सवाल आता है कि अगर इतनी सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो एक आम आदमी को पता कैसे लगेगा कि कौन सा विरुद्ध आहार है, किस चीज़ को किससे कंबाइन नहीं करना चाहिए? देखिए, मोटे तौर पे बस मैं यही कहूँगा कि आज के टाइम में विरुद्ध आहार वाली जो चीज़ें चल रही हैं, शादी में जैसे हम गए, देखिए वहाँ तो आप दावत उड़ाने गए हैं, वहाँ अगर मैं ये कहूँ कि भैया विरुद्ध आहार आपने कर लिया, अरे भैया तुम शादी में गए किस लिए हो? वहाँ तो कर लो विरुद्ध आहार, मौज मस्ती लीजिए, वहाँ तो एक दिन करना है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यदि आप, वही बात फिर से आएगी, गर्म परोठे के साथ आप दही खा रहे हो, विरुद्ध आहार है। मक्खन पे आप मार्केट से किसी भी कंपनी का मक्खन आता है तो उसमें नमक होता ही होता है, अवॉइड कीजिए। कोशिश करके वाइट वाला मक्खन लाइए, नमक मत डालिए। यदि आप उसके साथ दूध पीना चाहते हैं तो दूध जो है आप उसके साथ आधा घंटा बाद पी ले, 1 घंटा बाद पी ले, कम से कम इतना गैप दीजिए, वो विरुद्ध आहार नहीं होगा। पाइनएप्पल रायता मत खाइए, खीरे वाला रायता मत खाइए, फ्रूट रायता मत खाइए। रोज़ ठंडे के साथ गर्म मत लीजिए। रसगुल्ला आपने, आजकल चल रहा है बड़ा ट्रेंड, आप शादी में जाते हैं वहाँ पे आपने आइसक्रीम भी ली और उसके ऊपर रसगुल्ला रख लिया, है ना? अरे भैया, कम से कम आपको रसगुल्ला खाना है, आधे घंटे पहले रसगुल्ला खा लो, आधा घंटे बाद आइसक्रीम खा लो, कम से कम इतना तो अवॉइड कर लो। आपको दावत उड़ानी है, दावत उड़ाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें अवॉइड की जा सकती है उनको तो अवॉइड कीजिए। आपने नूडल्स खाए, नूडल्स में जो है अजीनामोटो होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। केंचुकी फ्राइड चिकन, KFC, आपको पता है एक बार इस पे पूरी की पूरी कंपनी पे इसको यूज़ करने के कारण बैन लग गया था, केंचुकी फ्राइड चिकन पे, KFC पे। और हमारे यहाँ तो मतलब बड़ी जो अच्छी कंपनीज हैं वो तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो दर्शकों को भी बता दूँ, वो पीपरमंट जैसा जो एक नमक होता है वो स्लो पॉइजन है, वो ऐसा पॉइजन है कि दिमाग को आपके सुन्न कर देता है। आप अगर मार्केट में जा रहे हैं, नूडल्स बनवा रहे हैं, पॉसिबल है तो उसको भैया बोल दीजिए कि भैया इसमें वो MSG मत डालना, अजीनामोटो मत डालना, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं डालेगा। तो जहाँ तक ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं वो तो कम से कम अवॉइड कीजिए। ठंडा पानी गर्मियों में जैसे आपको पीना है, आप एकदम से आए हैं गर्मियों से कहीं होके, गट 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 करके आप ठंडा फ्रिज में रखा हुआ पानी पी गए। आपको प्यास यदि लगी है तो मैं कम से कम ये कहता हूँ कि फ़िलहाल आप नल में से पानी निकाल के या घड़े में पानी रखना शुरू कीजिए, वो पी लीजिए। और फ्रिज का पानी आपको पीना है, क्योंकि मैं बंदिश आज के यूथ्स पे नहीं लगा सकता, है ना? कोई भी नहीं लगा सकता, आप भी नहीं लगा सकते, मैं भी नहीं लगा सकता, पेरेंट्स नहीं लगा सकते, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। तो मैं सबको यही एड्रेस करना चाहूँगा कि कम से कम इन चीज़ों को ध्यान रखा जाए। अपनी भी आदत डालिए। बाहर से आप आए हैं तो अपने बच्चों के सामने यदि आप पानी पी रहे हैं तो पानी पीजिए सादा, नलके से निकाल के, घड़े वाला, घर में घड़ा रखना शुरू कीजिए। ठंडा पानी आपको पीना है बेटा, अब लिया ठंडा पानी, फ्रीज वाला कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी आपने ठंडा पी लिया, बच्चों को उसका रीज़न बता दिया कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का विरुद्ध आहार है।
तो मैं लोगों को ये कहूँ कि आप उस चीज़ में से जाके देख लीजिए विरुद्धाहार, वहाँ से जाके देख लीजिए विरुद्धाहार, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मैंने आपको वो चीज़ें बता दी जो प्रैक्टिकली याद रखनी चाहिए। मोटे तौर पे मैंने 5, 7, 10 चीज़ें बता दी जो अगर हम इतनी भी चीज़ें कर लें तो उतना भी सफिशेंट है। यही कारण है जब यहाँ पे आए तो मैंने आपको सादा पानी दिया। मुझे डर था कि आप डांट ना दे कि बेटा ये लेके जाओ, आप सादा पानी लेके आओ। सर, हमने विरुद्ध आहार के बारे में बात कर लिया। अभी आप मुझे ये बताएं कि विरुद्ध आहार लेने पे जो इफेक्ट्स या फिर साइड इफेक्ट्स होता है वो फिक्स होता है कि जब भी विरुद्ध आहार ले लो तो इसी तरह के ही साइड इफेक्ट्स आने हैं, या फिर अगर आने हैं वो तो कितने दिनों बाद आते हैं वो? नहीं, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता कि कितने दिनों बाद आएंगे। वो तो हर व्यक्ति की प्रकृति पे डिपेंड करता है, बॉडी के बिल्टअप पे डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो विरुद्ध आहार करने के बाद भी अपनी उनका जो हैबिट्स हैं वो थोड़ी अच्छी होती हैं, तो वो काउंटर हो जाती है। विरुद्धाहार का मतलब अर्थ ये नहीं है कि आपको उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो सेम आएंगे। सब लोगों को अलग अलग, किसी को इचिंग हो जाती है, किसी को स्नीजिंग हो जाती है, किसी को एलर्जी हो जाती है स्किन पे, किसी व्यक्ति को कब्ज कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के ये सिम्टम्स आते हैं। चलिए सर, ये तो बात होगी कि फूड कॉम्बिनेशन के बारे में। अभी ना फूड टाइमिंग के बारे में भी बात आती है कि ये वाला खाना इस वक्त मत खाओ, ये वाला खाना इस वक्त मत खाओ। हम काफी मिक्स्ड स्टेटमेंट सुनते हैं, स्पेशली दूध को लेकर। आधे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि भाई रात को दूध पीना चाहिए, अच्छी चीज होती है। फिर ऐसा भी बोलते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कि रात को दूध नहीं पीना चाहिए। आपको मैंने देखा है कि आप एक वीडियो में बोल रहे हैं कि भाई दूध पी सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आयुर्वेदा बोल रहा है कि भाई रात को दूध नहीं पीना चाहिए, और आप बीइंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट आप खुद रात को दूध पी रहे हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं। तो चल क्या रहा है? टाइमिंग का क्या इशू है सर? सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, लोग कहते हैं आयुर्वेदा कहता है, आपने कितना आयुर्वेदा पढ़ा है? नहीं पढ़ा, इसलिए आपको बैठाया सर मैंने। तो जो लोग कहते हैं मेरे भाई लोग कि आयुर्वेदा ये कहता है, मेरा उनसे प्रश्न है, भैया आपने कौन सा आयुर्वेदा पढ़ा है? कौन सी बुक पढ़ी है? कहाँ पढ़ा है? कौन सा श्लोक है? मुझे भी बता दो। सब लोग कह तो देते हैं आयुर्वेदा ये कहता है। आयुर्वेदा आप लोगों के अनुसार वो है जो आपने गूगल पे पढ़ा है। आयुर्वेदा आप लोगों के अनुसार वो है जो बस में चलते, ट्रेन में चलते 10 रुपए की 4 किताबें आपने खरीद ली, 2.5-3 रुपए की जो पढ़ रही है एक बुक, और उसमें जो लिखा होता है, दैट इज़ नॉट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा वही है जो चरक संहिता में लिखा हुआ है। आयुर्वेदा वो है जो भैष्य रत्नावली में लिखा हुआ है। आयुर्वेदा वो है जो रसतंत्र सार में लिखा हुआ है। आयुर्वेदा वो है जो आयुर्वेद सार संग्रह में लिखा हुआ है। तो आयुर्वेदा में बिल्कुल क्लियर कट कहा हुआ है कि रात को आप क्षीर यानी दूध का सेवन कर तो सकते हैं, लेकिन सेवन करने के तुरंत बाद सोना नहीं है। आपने अभी 9 बजे दूध पिया, 1 घंटे बाद आप सो जाइए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग, मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा अरे मैं तो 20 साल से ऐसा करते आ रहा हूँ। भैया आपको नींद कितनी देर बाद आती है सोने के, ज़रा बताना। और यदि जिन लोगों को दूध पीते नींद आ जाती है तो उन लोगों को एक समय के बाद ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम, ईश्वर ना करे, क्रिएट होती है कि वो इतना छोटा सा कारण पकड़ नहीं पाएंगे कि आयुर्वेदा ये कहता है, आयुर्वेदा और डॉक्टर निशांत ने ये कहा था। आयुर्वेदा तो कहीं ये नहीं कहता। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि रात को दूध पीने के तुरंत बाद यदि आप सो गए तो सब लोगों को वो दिक्कत करेगा ही करेगा। एक ब्रॉड लेवल पे ये चीज़ें बताई जाती हैं कि ये सिद्धांत है, उसका ये कारण है। अगर मैं कारण में घुसूंगा तो बहुत ज़्यादा फिर एक लंबा विषय हो जाएगा दूध पर ही। तो अच्छी बात यह है कि रात को सिद्धांत जो दूध पीने का है वो भी मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ क्या है, क्यों है। सुबह को यदि आपने दूध पिया तो आपको पूरा दिन काम करना होता है, आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी जो आपको मिलेगी दूध से मिलेगी, इसलिए सुबह को दूध पीने का विधान है। कहीं कहीं जो लोग कहते हैं कि दूध सुबह का पिया हुआ गैस बनाता है, बिल्कुल बनाएगा। क्यों बनाता है? दूध जिस प्रकार का होना चाहिए उस प्रकार का दूध नहीं मिलता या नहीं होता। आयुर्वेदा में चूंकि ये भी लिखा हुआ है कि बिना उबला दूध 4 घंटे में खराब हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, और उबला हुआ दूध 8 घंटे में। घटी होती है, 1 घटी होती है 24 मिनट की। तो मैं अगर उस अनुसार समझाने लगूंगा तो बोरिंग हो जाएगा। बस अभी ये समझ लीजिए, बिना उबला दूध 4 घंटे ठीक रहता है और उबला हुआ दूध 8 घंटे तक ठीक रहता है। अब हम क्या करते हैं, आज तो वो आधुनिक काल में वो वाला टाइम रहा ही नहीं है कि हम उसको उबाल के उसके अलावा भी श्रत शीत बोलते हैं,
धार निकाल के जो धारोष्ण, एक तो धारोष्ण दूध होता है, धार निकाल के जो दूध, धार निकाल के ही होता है दूध। आज के टाइम में तो वो इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड हो जाता है कि धार निकला हुआ दूध तुरंत आपके पास तो आता ही नहीं। बड़े बड़े शहरों में तो थैली और डिब्बे वाला और बॉटल्स वाला दूध आता है। उसके अलावा धारोष्ण यानी धार बना के ठंडा किया हुआ, ठीक है, तो उसमें भी वात प्रविष्ट कर जाता है। यानी वात मोटे तौर पर कह लीजिए हवा का प्रेशर। यदि आप ऐसे दूध को पिएंगे तो आप फिर से कहेंगे कि धोती खोल रहे हो, तो उसमें जो है वात प्रविष्ट होने के कारण वो गैस बनाएगा। तो इस वजह से ये सिद्धांत है, इस वजह से गैस बनती है लोगों को कि दूध आप कैसे पी रहे हो। बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो जो मोटे तौर पे मेरा कहना ये आप कर रहे हो वो करते रहिए, बस जो चीज़ आप निभा सकते हो वो निभा लीजिए। सही मायने में मेरे अनुसार दूध आपको सुबह को ही पीना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन एनर्जी चाहिए होती है। रात को जब आप सो जाते हो तो सेल्स रिपेयर, बॉडी अपने आप को रिपेयर कर लेती है, तो बॉडी आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी। दही से जुड़े भी ऐसा है, दही को हम लोग जनरली सुबह लेना प्रेफर करते हैं, तो क्या ये सही है? दही जनरली आप सुबह में ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दही का सिद्धांत है लेने का, वो दही का सिद्धांत यही है कि या तो आंवले का चूर्ण डाल के आपको लेना है या मूंग की दाल का पानी डाल के आपको लेना है। जो लोग कहते हैं मैं तो दही ऐसे खा लेता हूँ, वैसे खा लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, तो मैंने इसके बहुत सारे कारण बताए हैं। दही की फिर लस्सी बनाई जाती है। मीठी दही की लस्सी कैसे बननी चाहिए, कितना पानी उसमें मिलाया जाना चाहिए, छाछ बनता है जो, उसको मक्खन निकाल के बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो बस मैं मोटे तौर पे जनता को यही एड्रेस करना चाहूँगा कि जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, चाहे वो नूडल्स के बारे में बताई हैं, दूध यदि सुबह में पिएंगे कोशिश करके, यदि आपके यहाँ ऐसा दूध नेचुरल ऑर्गेनिक आता है कि वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करके, बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके फ्रीज कर रखा हुआ मत पीजिए। यदि आप उसको ऐसे पी रहे हैं तो वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा। और जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं लैक्टो इंटॉलरेंस हूँ, दूध नहीं पी पाता हूँ, तो बड़ा अच्छा एक विषय निकल के आ गया। जो लोग दूध नहीं पी पाते हैं उन लोगों के लिए, सब जनता जो यहाँ बैठी हुई है सबको मैं बता देता हूँ, एक गिलास दूध में सौंफ के 4-8 दाने उबाल कर आप उबाल लीजिए, पीने लायक जब वो ठंडा हो जाए तो पी लीजिए। ना आपको वो गैस करेगा और आराम से आपको पचेगा बड़े बढ़िया तरीके से। सर अभी इसके बाद ना मेरे दिमाग में पानी से जुड़ा कुछ सवाल चल रहा है। हम लोग फेसबुक पे बड़ी वीडियोस देख रहे हैं पानी से जुड़े कि खड़े होके नहीं पीना चाहिए, घुटनों में पानी भर जाएगा। आप हैं, मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहूंगा, प्लीज बताइए क्या कॉन्सेप्ट है, खड़े होके पानी पिएंगे घुटने में भर जाएगा, क्या ऐसा है? नहीं, इसके पीछे कोई भी साइंस नहीं है, कहीं भी ऐसा वैलिडेट नहीं किया हुआ है। कुछ मेरे मुस्लिम भाई जरूर कहते हैं कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, आयत में ऐसा लिखा हुआ है। आयत में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे बहुत सारे उलेमाओं से इसके बारे में बात हुई है। चूँकि यदि मैं बात करूँ गीता की, यदि मैं बात करूं वेद की, यदि मैं बात करूं पुराण की, तो उनमें जो भाषा होती है वो अलंकृत भाषा होती है, सबको समझने योग्य नहीं है। जैसे मैं आपको एक बड़ा अच्छा से एग्जांपल देता हूं, काली माँ पे शराब चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा मंदिरों में भी, बड़े बड़े मंदिर हैं, काली माता पे जाते हैं, वहाँ शराब की बोतल्स रखी रहती है, शराब चढ़ाई जाती है, इकट्ठी होती रहती है, फिर से आपको वो बेची जाती है, वहीं पे फिर से चढ़ा देते हैं। कहाँ लिखा हुआ है काली माता पे शराब चढ़ा है? काली माता ने तो ये कहा था जो आपके दुर्गुण हैं शराब पीने वाले, वो शराब मुझे दे दीजिए। तो लोगों ने यही समझ लिया कि शराब मुझे दे दीजिए तो काली माता पे जाके शराब चढ़ानी है। काली माता पे तो दूध चढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से किंवदंती बन जाती है। खड़े होके, इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। एथलीट जितने भी हैं वो भागते दौड़ते पानी पीते हैं, उनके तो घुटने खत्म ही हो जाने, शरीर से बाहर निकल जाने चाहिए थे हिसाब से, है ना? आपने देखा होगा जितने एथलीट्स हैं वो तो बॉटल एक हाथ में उनकी पानी, है ना? जो साइकिलिंग करते हैं, साइकिल की बोतल लगी पानी की बोतल लगी रहती है, साइकिलिंग करते हैं, तो ऐसे में तो घुटने उनके शरीर से बाहर ही निकल जाने चाहिए थे। देखिए साइंस नाम की कोई चीज़ होती है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता कि आपने मुंह से पानी पिया और वो घुटनों में चला जाएगा। वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका यूरिनरी सिस्टम, आपकी आंतें उसको प्रोसेस करती हैं और तब वो मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। जितना कुछ वो पसीने से बाहर निकलता है, कुछ आपके ब्लड में जाता है, कुछ आपके मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। भैया ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि वो घुटनों में जाके जब शुरू हो जाएगा जमना? अलग कोई पाइपलाइन जुड़ी हुई है? हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जिन लोगों की श्रद्धा है, ऐसा जो मानना चाहते हैं वो माने, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसी कोई साइंस नहीं है। सर पानी से जुड़े एक और सवाल आता है, मैंने आप ही की वीडियो में देखा था,
कुछ इससे जुड़ा हुआ है कि सुबह उठ के लोग सीधा पानी पी लेते हैं, और आपको मैंने कहते सुना था कि भाई कुछ अग्नि अवस्था होती है, सॉरी आई एम बैड एट दिस टर्म्स, कुछ अग्नि अवस्था होती है, सुबह उठा आपने उसमें पानी डाल दिया। तो इस पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देंगे सर? हाँ, देखिए जो सिद्धांत है आयुर्वेदा के अंदर पानी पीने का, वो ये है, जो व्यक्ति 8-9-10 बजे सो के उठ रहा है उसके लिए तो कोई भी सिद्धांत लागू होता ही नहीं, वो तो कुछ भी करे ना करे बराबर है सब चीज़ें। लेकिन आयुर्वेदा में जो सिद्धांत है वो सूरज उगने से पहले सोकर उठने का है। सूरज पूरी तरह से उगा नहीं है, पूरी तरह से उदय नहीं हुआ है, ठीक है, उससे पहले आपको जो पानी पीना है वो अधिकतम 800 ml तक पीना है। आपको 800 ml प्रतिदिन भी नहीं पीना है, जो उत्तम मात्रा है वो 300 ml की है, 300 ml। जो व्यक्ति सूरज जब तक पूरी तरह से उदय नहीं हुआ है, मध्यमावस्था में है, उगने वाला है, मध्यम अवस्था में है, तो 300 ml आप पी लीजिए, सफिशिएंट है। तो जो लोग कहते हैं कि गट 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 कर पी के मैं तो 4 गिलास भैया पानी पीता हूँ, भैया 4 गिलास आप पानी पीते हो तो IBS की दिक्कत होगी होगी। आप खाना खाओगे, आंतें इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि टॉयलेट आपको बुला लेगा, आजा बेटा यहाँ निकाल जा। तो जिन लोगों को IBS की दिक्कत होती है ना, तो वो लोग ये बात पहचान नहीं पाते, वो लोग इस बात को बड़ा अच्छा समझते हैं कि मैं तो 4 गिलास पानी पीता हूँ। कहीं भी नहीं लिखा हुआ भैया ऐसा। लिखा हुआ तो है, लेकिन किन लोगों के लिए लिखा हुआ है? जो सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं वो 800 ml पानी पी सकते हैं आप सुबह को, क्योंकि बूंद 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 करके आपकी किडनी को पानी फिल्टर करना होता है। उसका भी एक टाइमिंग है, उसका भी एक अपना प्रोसेस है, कितना पानी वो फिल्टर करेगी, है ना। गर्मियों में जैसे अब समर से पानी ज़्यादा पिया जाता है, आपने सुबह ही 4 गिलास 5 गिलास आपने बाल्टी भर के पानी पी लिया, या कुछ लोग वो शेखी में कहते हैं कि जी मैं पूरा जग भर के पानी पीता हूँ, तो उसका भी सिद्धांत है। शुरू में आप जग भर के पानी पीजिए, अपने पंजों पर बैठिए, 2 फिंगर्स अपने मुंह में डालिए, पानी को बाहर निकाल दीजिए, जब तक आपको एसिड अंदर से, पित्त अंदर से निकल रहा है तब तक बस आप वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर से 300 ml पानी पे आ जाइए। कहते हैं ना आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन काफी खतरनाक होती है, तो हम आपस में सभी एक्सपर्ट बने पड़े, सब आयुर्वेदिक एक्सपर्ट। तो जैसा कि आपने शुरुआत की थी, आयुर्वेद तो ऐसा कहता है। हाँ भैया आयुर्वेद कहाँ कहता है ऐसे? आपने कौन सा ग्रंथ कहाँ से रेफरेंस उठाया कि आयुर्वेद ऐसा कहता है? आप लोग जो गूगल पे पढ़ते हैं, गूगल पे तो मैं भी कुछ भी डाल दूं वो गूगल पे आ जाएगा, वो रैंक कर जाएगा गूगल पे। जिस चीज़ को लोग ज़्यादा सर्च करने लगता है वो नंबर 1 पे रैंक हो जाता है ना। जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में, रिनाउंड पॉलिटिशियंस के बारे में एक गूगल आप कीजिएगा कि वो गधा है, तो उनकी फ़ोटो आ जाएगी। क्या वो पॉलिटिशियन गधे हैं? करेक्ट, हाँ, है ना। तो गूगल पे कोई एक्सपर्ट का पैनल नहीं बैठाया हुआ, गूगल ने आयुर्वेद वालों को पूरे वर्ल्ड का एक्सपर्ट्स का पैनल बैठाया हुआ कि वो वहाँ पे डालते हैं चीज़ों को। वो तो जो चीज़ें आपने मैंने डाली वो पहले पेज पे पहली लाइन में रैंक कर जाएगी, वही आपको दिखने लगेगा। जैसे कि छुआरा, खजूर, आप गूगल पे डालेंगे, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है। खजूर की तासीर ठंडी होती है, लोग उसकी तासीर गर्म मानते हैं, सर्दियों में खाते हैं, दूध में डाल के पीते हैं कि गर्म करेगा। आप अनजाने में ऐसा कर रहे हो तो नुकसान ही करेगा ना, आप उसको उबाल रहे हो, उसकी तासीर ठंडी है। सर मैं भी थोड़ा सा और लालची बनूंगा। कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो हमारे इंडिया में हमारी मम्मियों को हमारे घर में होती है, उनका क्या इलाज है आयुर्वेदा के हिसाब से, फिर घरेलू क्या उपाय है, मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले सर मैं डायबिटीज़ टच करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी मम्मी सिंस लास्ट 15 ईयर्स डायबिटीज़ से गो थ्रू कर रही हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि थोड़ा सा वो कंडीशन बेटर हम कर लें? देखिए मैं इस पर यह कहूँगा कि क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो नीम, जामुन, करेला, मेथी के बारे में सब लोग जानते हैं। ये नीम, जामुन, करेला कषाय रस प्रधान यानी कड़वी होती हैं टेस्ट में, ये तब काम करती हैं यदि आपने इनको जिस तरह से शास्त्रों में लिखा हुआ है, इनका एक्सट्रैक्ट आपने निकाला हुआ है, उस तरह से यदि आप इसको खा रहे हैं तो आपको फ़ायदा करेगी। जैसे कि जामुन आज के टाइम में इतनी मीठी जामुन मिलती है, इतनी मोटी मोटी टमाटर जैसी, आप चाहे उसको कितनी भी खा लीजिए कुछ भी फ़ायदा नहीं करेगी। आप सोचेंगे अरे मैं तो जामुन खाता हूँ, मुझे क्या होगा, शास्त्रों में तो लिखा हुआ है जामुन खाने के लिए। तो जामुन आप कितनी भी खा लीजिए, वो वाली जामुन कुछ भी फ़ायदा नहीं करेगी। अधपकी जामुन यदि आप खाते हैं तो वो आपको फ़ायदा करेगी, जिसमें जो पूरी तरह से पकी हुई नहीं है, जिसमें कषाय रस की पूरी प्रधानता भी है, वो बॉडी में जाके फ़ायदा करेगी। 4 से 5 आपने उसको खा ली, खट्टेपन पे जो होती है, जो है ना, बादामा जामुन एक आती है वैरायटी। हमने यही गलती करी थी शायद, हम लोग ना ऐसे ही पके हुए प्रॉपर वाले जामुन खाते थे, कुछ भी फ़ायदा नहीं करेगा।
करेला जैसे आप लोग खाते हैं, अब करेला को आपने इतना प्रोसेस कर दिया, करेले का जूस आप निकाल निकाल के पी रहे हैं। अरे भैया ये तो देख लीजिए, वो करेला को पी के मधुमेह को कंट्रोल में रखने का क्या सिद्धांत है। करेला जो सबसे बढ़िया काम करता है, या एलोवेरा जो शुगर में सबसे अच्छा काम करता है। मोटे तौर पे आज के टाइम में तो शुगर जो है वो 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 टाइप 2, लेकिन आयुर्वेदानुसार प्रमेह जो होते हैं 20 प्रकार के होते हैं, और प्रमेह के अंतर्गत मधुमेह आता है। अब ये मैं लोगों को समझाने लगूं ये कौन से वाला मधुमेह है, इसके क्या सिम्टम है, तो पूरा दिन चाहिए पॉड करने के लिए। तो मोटे तौर पे यदि शुगर की हम बात करें तो बस ये समझ लीजिए कि करेले से आप यदि लाभ लेना चाहते हैं, जब करेला सस्ता होता है तो करेले को आप किसी टब वगैरह में डाल लीजिए, खड़े हो जाइए और उसके ऊपर उसको गोदना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपके मुंह में उसका थोड़ी देर बाद कड़वापन आ जाएगा। हफ्ते में 2 बार ये कीजिए, बड़ा अच्छा लाभ आपको मिलेगा। पैरों से करना है, मुंह में स्वाद आ जाएगा। मुंह में स्वाद आ जाएगा उसका, कड़वापन आधे पौने घंटे बाद। ऐसे ही एलोवेरा कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे का जो ये कैसे होता है, ये तो खैर फिर से वो ये सर से ऊपर उतरने वाली बात हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि पेड़ की जड़ों में यदि हम तने में पानी देते हैं तो पत्ते और फल फूल आ जाते हैं ना, तो कैसे आते हैं, बस वही वाला प्रोसेस है कि आपने उसको शुरू किया गोदना, मुंह में जब आपके कड़वापन आ गए, जब आपको इनटॉलरेट बिल्कुल होने लगे कि बस अब नहीं कर पाऊंगा, तब हट जाइए। कच्ची हल्दी बहुत बढ़िया काम, इसको बोला जाता है काकारादि वर्ग। जो अब मैं बताने जा रहा हूं काकारादि वर्ग बोलते हैं। जिन वस्तुओं के शुरुआत में क लगता है वो शुगर वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं शुरुआती स्तर में। एक बार पेशेंट को जब शुगर हो जाए तो ऐसा नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं वो उसको क्योर कर देगी। काकारादि वर्ग मीन्स जिसमें शुरू में क लगा हुआ हो। जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, कबूतर का मांस मैं खाता नहीं हूं, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है। कुंदरू, एक परवल जैसी सब्जी आती है कुंदरू, वो खैर यानी कत्था जो पान में लगाया जाता है, बड़ी अच्छी काम करती है। कई कंपनीज की सिद्धा में, जो केरल बेस्ड, जो साउथ इंडियन बेस्ड कंपनीज हैं, उनमें सिद्धापैथी जैसे हमारे आयुर्वेदा होती है वैसी उसमें सिद्धा होती है। तो वहाँ एक औषधि आती है कत्थे आदि से बनी हुई। हल्दी की दवा दूध पापेश्वर कंपनी ने बनाई है, हल्दी और आंवला यूज़ करके। तो आंवले की अगर बात आ गई, आंवला एक ऐसा फल है जिसमें केवल 6 प्रकार के रस होते हैं, 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, उसी में से लाखों हजारों टेस्ट बन जाते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। लवण मीन्स नमकीन। आंवले में केवल एक नमकीन टेस्ट नहीं होता, बाकी 5 के 5 प्रकार पाए जाते हैं। तो आंवला आप खाइए, कच्चा आंवला खा सकते हैं, हमारा सुआंवला खा सकते हैं, जूस आप पी सकते हैं आंवले का। वो कत्था, कुंदरू, कैंत, बेल जैसे एक फल आता है, बड़ा खट्टा होता है खाने में, कैंत आप खा सकते हैं, वो बड़ा आपको फ़ायदा करेगा। और इसके अलावा जो आपको फ़ायदा करेगा, अपनी चिकित्सक की देखरेख में आप चिकित्सा कीजिए। बहुत ज़्यादा घरेलू इलाज यदि आप कहते हैं मैं जामुन खा लेता हूँ, नीम खा लेता हूँ, करेला खा लेता हूँ, हल्दी खा लेता हूँ, भैया मैं तो आप खा खा के थक चुका हूँ, भैया खा खा के आप थकोगे ही। क्योंकि आयुर्वेदा में क्या लिखा हुआ है अलंकृत भाषा में, कैसे क्या लिखा हुआ है, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। वो एक्सपर्ट ही समझ सकता है, एक्सपर्ट ही बना सकता है, उसकी गाइडेंस में वो बनेगा, तभी आपको वो लाभ करेगा। ऐसे वो लाभ नहीं करेगा कि आपने मार्केट से जामुन, जैसे मैंने जामुन के एग्जांपल आपको दिया कि आप मार्केट से लाए, आपने रोज जामुन खानी शुरू कर दी और आपका वो कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें वो आप नहीं करते। जैसे आयुर्वेदा में लिखा हो गोधूम, गोधूम मीन्स आटा, गेहूं का आटा, निषेध है, वो भी नहीं खाना। कितने लोग छोड़ रहे हैं, कितने लोग कार्ब्स छोड़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने लोग छोड़ रहे हैं। चावल भी आपको उसके साथ में बंद करना है। तो आहार विहार भी तो भैया उसके साथ में लिखा है। उसके साथ में ये भी लिखा है जो डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति है उसको यवधूम यानी जौ से बना हुआ आटा खाना है। कितने लोग खाते हैं, मैं अपने पेशेंट्स को खिलाता हूँ। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो बंद करें ना करें वो चीज़ एक अलग है, लेकिन जितने किडनी वाले पेशेंट हैं, जितने मेरे पेशाब वाले रोगी को मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, डायबिटीज़ रोगियों का ट्रीटमेंट में करता हूँ, तो जौ का आटा खिलवाता हूँ। जौ का आटा खाने का विधान है, मट्ठा पीने का विधान है, छाछ। अब लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने कहा था छाछ पीना चाहिए, मार्केट से जाएंगे अमूल का छाछ ले आएंगे, पीना शुरू कर देंगे। भैया वो छाछ है ही नहीं, वो घोल है दही का, और वो तो दही भी नहीं होती, न जाने क्या होता है। सॉरी भैया मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो छाछ तो प्रॉपर वो होता है, दही आपने ली, उसको घर में जमाया, जामन उसमें लगाया, मक्खन उसमें निकाला, इतना पानी उसमें डालना है इतने रेशियो में, और उसका
छाछ आपने मट्ठा बना लिया, वो आपको लेना है। अनअभिसंधि होता है, स्रोतों को खोलता है, तो डिटॉक्सीफाई, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स उससे हो जाता है। तो ये मैंने मोटे तौर पे आपको बता दिया कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को क्या करना चाहिए। आप मुझसे पूछेंगे घर में रह के पूरा ट्रीटमेंट हो जाए, तो भैया नॉट पॉसिबल, डॉक्टर के पास जाना ही जाना चाहिए। और एक और बड़ी परिपाटी चल रही है कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, और गुड़ और चीनी में कौन सा बेटर है। यदि कोई मुझसे ये पूछेगा चीनी और गुड़ में क्या बेटर है, तो गुड़ बेटर है, क्योंकि चीनी का और गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बराबर होता है, यानी मीठे को मापने की एक इकाई है मोटे तौर पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो वो दोनों का बराबर होता है। दोनों चीज़ भैया गुड़ से ही तो बन रही है ना। तो दोनों चीज़ दोनों चीज़ गन्ने से ही तो बन रही है। आयुर्वेद में साफ लिखा है इक्षुक से बने पदार्थ का निषेध है। तो अब से 60-70 साल पहले इक्षुक यानी गन्ने से चीनी तो बनती नहीं थी, गुड़ ही बनता था। तो गुड़ का भी निषेध साफ साफ लिखा हुआ है कि डायबिटीज़ वाले लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो आजकल ये परिपाटी चल गई, लोग बताने लगे, माफ़ कीजिएगा ऐसे ऐसे, मतलब कुछ बुजुर्ग लोग बताने लगे, रील्स बताने लगे कि मैं तो प्रेस्क्रिप्शन पे लिख के देता हूँ जी गुड़ खाना चाहिए, दबा दबा के गुड़ खाते हैं, जबकि वो भी शुगर का ही है। तो आप बात को समझिए ना सीधे सीधे तौर पे। बस फ़र्क दोनों में ये है कि उसमें थोड़ा सा आयरन की मात्रा जो है वो बेहतर होती है, फाइबर उसमें थोड़े से बेहतर होते हैं। और आजकल जो गुड़ बनता है, आजकल तो गुड़ में चीनी लगाई जाती है, जो मिल्स में चीनी खराब हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, काली हो जाती है, मार्केट में बिक नहीं सकती, उससे गुड़ बनाया जाता है। वहाँ भी गुड़ क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, उसमें फाइबर होते ही नहीं, उसको गुड़ की शेप दे दी जाती है। सो कॉल्ड गुड़ होता है, तथाकथित गुड़ होता है वो। सर ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल और टीजी, ट्राइग्लिसराइड, इसका भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है हमारे देश में। लोग मोटापे और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहा है, तो इनका कुछ आयुर्वेदिक में सोल्यूशन होता है? आयुर्वेद में तो देखिए इसका यही सॉल्यूशन है